Hello and welcome everybody. Today I will discuss on a very important topic which is about the nursery raising. यहाँ पर आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि नर्सरी को रेज करने के बारे में बताया जाएगा. तो यस, आई विल टॉक अबाउट द वेजिटेबल नर्सरी रेजिंग. सबसे पहले वेजिटेबल नर्सरी रेजिंग यानी कि नर्सरी रेजिंग की बात करते हैं कि नर्सरी क्या होती है. तो नर्सरी किस तरह का कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है जहाँ पर यंग प्लांट्स को सीड्स के थ्रू जर्मिनेट किया जाता है और उन्हें प्रॉपरली ग्रो किया जाता है. देन उनकी नरिशमेंट की जाती है अंडर द नर्सरी सो दैट कि वो इतने स्ट्रॉन्ग हो सकें प्लांट्स जिन्हें कि हम सैपलिंग्स कहेंगे, ताकि जब भी हम उन्हें ट्रांसप्लांट करें मेन फील्ड में या गार्डन में तो उनमें कोई भी ट्रांसप्लांटिंग स्टॉक ना हो. तो इसे हम नर्सरी कहेंगे. नर्सरी का जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है वो है सीड जर्मिनेशन, यानी कि प्रॉपर जब हम ऑप्टिमल कंडीशंस टेम्परेचर की प्रोवाइड करेंगे सीड की जर्मिनेशन के लिए, तभी हम सीड की जर्मिनेशन को पहुंच सकते हैं, सीड की जर्मिनेशन तक पहुंचेंगे और सीडलिंग की ग्रोथ को एक्वायर करेंगे. सेकेंड जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है वो है सीडलिंग की एस्टैब्लिशमेंट. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीडलिंग की एस्टैब्लिशमेंट मतलब कि कोई भी सीडलिंग डेवलप होगी तो वो फ्री होनी चाहिए किसी भी तरह के इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज़ से, यानी कि कोई भी रूट रॉटिंग की प्रॉब्लम ना हो, रूट की ग्रोथ अच्छी हो और लीफ का एक्सपेंशन भी सही रहे. देन जो थर्ड मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा जब हम एंड ऑफ द नर्सरी रेजिंग तक पहुंचेंगे वो होगा हार्डनिंग ऑफ, यानी कि हम आउटडोर कंडीशन में किस तरह से नर्सरी को ट्रांसप्लांट करेंगे ताकि उसमें कोई भी ट्रांसप्लांटिंग शॉक ना लगे, सो दैट कि वो ग्रेजुअली एक्लिमेटाइज करे बाहर के एनवायरनमेंट के लिए. सो शुरू करते हैं. अबाउट द कंटेंट कि किस किस टॉपिक के बारे में मैं अपने इस जो प्रेजेंटेशन है उसमें बात करूंगी. पहले मैं इंट्रोडक्शन के बारे में बात करूंगी रिगार्डिंग द वेजिटेबल एरिया इन इंडिया. देन हाईटेक वेजिटेबल नर्सरी क्या होती है, कौन सी क्रॉप रेस्ड की गई हैं डायरेक्ट सोइंग के थ्रू एंड द क्रॉप रेज थ्रू नर्सरी. देन एडवांटेजेस ऑफ नर्सरी रेजिंग, देयर आफ्टर सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर नर्सरी रेजिंग, सॉइल एंड इट्स प्रिपरेशन, सॉइल ट्रीटमेंट, देन नर्सरी बेड प्रिपरेशन, सीड रिक्वायरमेंट, methods of sowing and plant protection, then hardening and transplanting. So कंटिन्यू करते हैं नर्सरी रेजिंग ऑफ वेजिटेबल क्रॉप से. इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल्स आफ्टर चाइना. यस, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि इंडिया का जो पोजीशन है वो सेकेंड है चाइना के बाद रिगार्डिंग द वेजिटेबल्स. एंड the per capita per day availability of vegetables is only 210 grams. So हमारी जो वेजिटेबल्स की अवेलेबिलिटी है पर कैपिटा पर डे वो केवल 210 ग्राम है, बट अकॉर्डिंग टू द डाइटिशियंस हमें 300 ग्राम वेजिटेबल्स को कंज्यूम करना पड़ेगा पर डे बाय ह्यूमन बीइंग सो दैट कि हमें कोई भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना हो. सो वेजिटेबल नर्सरी को रेज किया जाए सबसे पहले या तो हम रेस्ट कर सकते हैं डायरेक्ट सीडिंग से मेन फील्ड में या फिर इनडायरेक्ट मेथड से जिसमें कि हम नर्सरी के थ्रू वेजिटेबल क्रॉप्स को ग्रो करेंगे. देन दिस इज अबाउट द हाईटेक नर्सरी रेजिंग. सो हाईटेक नर्सरी रेजिंग क्या है? हाईटेक नर्सरी रेजिंग में हम जनरली सॉइल का ना यूज़ करते हुए 3 तरह के मीडिया का यूज़ करेंगे, कोकोपीट, परलाइट एंड वर्मिकुलाइट. कोकोपीट, परलाइट और वर्मिकुलाइट जो कि एक इस तरह के एडवांस्ड मीडिया है जिनमें कि कोई भी बीमारी नहीं आती, या आप कह सकते हैं कि वो एक स्टरलाइज्ड मीडिया है सो दैट कि सीड की जर्मिनेशन, सीडलिंग की ग्रोथ अच्छी हो उस मीडिया में और जो प्लांट की ग्रोथ रहे वो ऑप्टिमाइज ग्रोथ हो. देन हाईटेक नर्सरी के जो फीचर्स हैं वो हैं क्लाइमेट कंट्रोल, यानी कि एडवांस हीटिंग, कूलिंग या वेंटिलेशन सिस्टम के थ्रू
ऑप्टिमल टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को मेंटेन किया जाता है, इवन लाइट के लेवल को भी मेंटेन किया जाता है। देन हाईटेक वेजिटेबल नर्सरी इंक्लूड्स ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम, यानी कि प्रिसीजन इरिगेशन सिस्टम के थ्रू वाटर को डिलीवर किया जाएगा, इवन न्यूट्रिएंट्स को एग्जैक्टली उतने ही प्रोपोर्शन में जितने की रिक्वायर्ड है पर्टिकुलर नर्सरी के लिए फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सो दैट कि जितना भी जो वेस्ट है, जो आपका इरिगेशन के थ्रू वेस्ट हो रहा है इन अदर नर्सरी एस्पेक्ट्स, वो कम हो सके और जो प्लांट की ग्रोथ है उसे ऑप्टिमाइज किया जा सके। देन एलईडी लाइटनिंग, यानी कि एनर्जी एफिशिएंट एलईडी ग्रो की जाती है, जिसमें कि लाइट्स के प्रभाव से एक प्रॉपर इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेंटेन किया जाएगा, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके। देन हाईटेक वेजिटेबल नर्सरी में हाइड्रोपोनिक्स और सॉइललेस कल्चर आते हैं, एंड रोबोटिक्स और ऑटोमेशन, टिश्यू कल्चरिंग के मेथड्स भी हाईटेक नर्सरी में इंक्लूड रहते हैं, एंड वेरियस इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड मैनेजमेंट। सो हाईटेक वेजिटेबल नर्सरी के बारे में जितना भी मैंने बताया, उसके बेनिफिट्स ये रहेंगे कि इससे जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा होगी, यानी कि लेबर की कॉस्ट कम लगेगी और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। सेकेंडली, जो प्लांट की क्वालिटी है वो अच्छी होगी, क्योंकि जब हम प्रिसाइज कंट्रोल एनवायरनमेंट में किसी भी नर्सरी को तैयार करेंगे तो हेल्दी और यूनिफॉर्म ग्रोथ प्लांट की देखने को मिलेगी। एनहांस्ड सस्टेनेबिलिटी, यानी कि रिड्यूस्ड वाटर और केमिकल का जो कम यूज़ रहेगा, उसकी वजह से एनर्जी एफिशिएंटली यूज़ की जा सकती है फॉर नर्सरी डेवलपमेंट। देन ओवरऑल हाईटेक नर्सरी का प्रभाव क्या पड़ेगा कि जो क्रॉप की यील्ड है उसे हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। देन कौन कौन सी क्रॉप्स हैं जिन्हें हम डायरेक्टली रेज कर सकते हैं थ्रू नेदर इन द वेजिटेबल नर्सरी। सो डायरेक्ट सोन क्रॉप में आपकी आएंगी ओकरा, पीज, काउपी, डॉलिकॉस बीन, रेडिश, टर्निप, carrot, bitter gourd, bottle gourd and ridge gourd, and French bean, spinach, beet, spinach, coriander, amaranthus, lettuce and fenugreek। तो ये क्रॉप जो है इन्हें हम डायरेक्टली सोन करते हैं फील्ड में। देन अबाउट द क्रॉप्स रेज थ्रू द नर्सरी, तो सबसे पहले सोलेनेशियस वेजिटेबल, चिल्ली, इवन टोमेटो, कैप्सिकम, कैबेज, नोलखोल, चाइनीज कैबेज, सेवॉय कैबेज, ब्रुसल स्प्राउट्स, स्प्राउटिंग ब्रोकली, टोमेटो, एंडाइव, सेलरी, चिकोरी, केल, सॉरेल, मेलो, सेल्सिफाई, पार्सले और लेट्यूस। लेट्यूस को आपने देखा होगा कि मैंने डायरेक्ट सोन क्रॉप में भी मेंशन किया है और नर्सरी के थ्रू भी इस क्रॉप की रेजिंग की जा सकती है। देन हियर आर सम एडवांटेजेस ऑफ नर्सरी रेजिंग, यानी कि जब हम क्रॉप्स को नर्सरी के थ्रू रेज कर रहे हैं तो क्या क्या एडवांटेजेस हो सकती हैं। सबसे पहले एडवांटेजेस है वेरी इजी टू लुक आफ्टर द यंग टेंडर सीडलिंग ग्रोइंग इन अ स्मॉल एरिया। जब आप किसी एक स्मॉल एरिया में वेजिटेबल नर्सरी को ग्रो कर रहे हैं तो बहुत ही इजी हो जाता है उस नर्सरी को लुक आफ्टर करना, एंड फेवरेबल ग्रोइंग कंडीशंस को प्रोवाइड किया जा सकता है नर्सरी रेजिंग के लिए, जैसे कि मैंने हाईटेक नर्सरी की बात की थी। देन वी कैन रेज द अर्ली क्रॉप एट लीस्ट अबाउट 1 to 1.5 मंथ्स एंड फेच हायर प्राइसेस, यानी कि अर्ली क्रॉप हम रेज कर सकते हैं नर्सरी के थ्रू, जिससे कि हमें 1 से 1.5 मंथ पहले ही क्रॉप जो है तैयार होके मिल जाएगी। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, जिसे कि हम ऑफ सीजन भी कहेंगे वेजिटेबल की प्रोडक्शन, जिसकी वजह से हम अगर हम नर्सरी को रेज कर रहे हैं तो लेबर और इवन टाइम को सेव कर सकते हैं। देन अनदर एडवांटेजेस आर मोर टाइम इज अवेलेबल फॉर प्रिपेयरिंग द मेन फील्ड, यानी कि मेन फील्ड जहाँ पे नर्सरी को ट्रांसप्लांट किया जाएगा उसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल जाएगा प्रिपेयर करने का। सो इसकी वजह से जब हम नर्सरी को रेज कर रहे हैं तो उसकी वजह से हम एक इकोनॉमिक्स को सेट कर सकते हैं और एक्सपेंसिव सीड्स की जो जर्मिनेशन है उसको लुक आफ्टर कर सकते हैं
उसकी तरफ ध्यान दे सकते हैं जब भी हम क्रॉप्स को नर्सरी के थ्रू रेस करेंगे, जिससे कि जो प्लांट की क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी और जितने भी आपका जो रिसर्च रिलेटेड मटेरियल है वो सेफ रहेगा अगर हम नर्सरी रेजिंग कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। देन अबाउट द सिलेक्शन ऑफ साइट। सिलेक्शन ऑफ साइट यानी कि किस तरह की साइट में नर्सरी को रेज किया जाना चाहिए, कौन सा सॉइल मटेरियल होना चाहिए फॉर नर्सरी रेजिंग। तो क्लाइमेट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है नर्सरी को रेज करने का। देयर आफ्टर सॉइल, वाटर अवेलेबिलिटी, टोपोग्राफी जिसे हम कहेंगे, यानी कि स्लोप है साइट में कि नहीं है। देन असेसिबिलिटी ऑफ अदर मटेरियल्स जो कि जिन्हें कि हम इनपुट्स कह रहे हैं। देन रेगुलेशन, पेस्ट और डिजीज़ मैनेजमेंट और बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं जिन्हें हम कंसिडर करेंगे या फिर हम कह सकते हैं सिलेक्शन करेंगे साइट की नर्सरी रेजिंग के लिए। तो सबसे पहले बात की जाएगी एरिया, यानी कि किस एरिया में हम नर्सरी को ग्रो करें। तो जो एरिया है दैट शुड बी फ्री फ्रॉम वाटर लॉगिंग कंडीशन, यानी कि कोई भी वाटर लॉग्ड कंडीशंस उस पानी में उस जगह पे नहीं होनी चाहिए। देन जब भी हम नर्सरी रेज करेंगे तो उस सिचुएशन में कोई भी शेड की कंडीशन ना हो और प्रॉपर सनलाइट पड़े। देन वाटर की सप्लाई इजीली हो एंड एरिया शुड बी फेंस्ड, यानी कि फेंसिंग फ्रॉम द एनिमल्स, स्ट्रे डॉग से जो फेंसिंग है वो इम्पॉर्टेंट है। देन वाटर की अवेलेबिलिटी, जैसे मैंने बताया, एक रिलायबल सोर्स होना चाहिए वाटर का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्रूशियल फैक्टर है इरिगेशन के लिए और अदर नर्सरी ऑपरेशन के लिए। जैसे कि हम फर्टिगेशन भी करेंगे उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर की अवेलेबिलिटी। सॉइल, तो ऐसी सॉइल्स जो कि फ्री फ्रॉम वाटर लॉक्ड कंडीशन हो, यानी कि वेल ड्रेन्ड कंडीशंस हो सॉइल की, फर्टाइल सॉइल्स हो, पीएच सॉइल की अच्छी हो ताकि हेल्थी प्लांट को ग्रोथ किया जा सके। देन टोपोग्राफी में जैसे कि इस तरह की टोपोग्राफी हो जो एरिया है वहाँ पर या तो फ्लैट और जेंटली स्लोपिंग साइट हो, सो दैट कि जो नर्सरी है, नर्सरी में जितने भी ऑपरेशंस होने हैं उन्हें हम फैसिलिटेट कर सकें इजीली और कोई भी इरोजन से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो। देन अबाउट द सॉइल एंड सॉइल प्रिपरेशन। सॉइल एंड सॉइल प्रिपरेशन में बात की जाएगी कि किस तरह से सॉइल को प्रिपेयर किया जाए और कौन से सॉइल में नर्सरी को रेस किया जाए। सो लोमी टू सैंडी लोम सॉइल्स, लूज फ्राइबल सॉइल्स रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड वेल ड्रेन्ड। तो सैंडी लोम सॉइल्स बट लोमी सॉइल्स गुड फॉर द नर्सरी क्रॉप्स। एंड सबसे पहले सॉइल की प्रिपरेशन के लिए पीएच को टेस्ट किया जाए, यानी कि सॉइल की पीएच को जब हम डिटरमिन करेंगे तो हमें पता लगेगा कि किस तरह की सॉइल में हम नर्सरी को रेज कर सकते हैं। अगर डिज़ायर्ड पीएच आपके पास उस सॉइल में है तब आप उस सॉइल को एज सच ही यूज़ कीजिए नर्सरी रेजिंग के लिए। बट अगर डिज़ायरेबल पीएच नहीं है जो कि क्लोजर टू न्यूट्रल होनी चाहिए विच इज़ 7, तो आप उस नर्सरी में कुछ ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट ऐड कर सकते हैं सो दैट कि उसकी जो पीएच है उसे मेंटेन किया जा सके। देन सॉइल की पीएच को ऐड करने का अनदर इम्पॉर्टेंट मेथड है ऑर्गेनिक मैन्योर, जैसे कि पीट मैन्योर, कंपोस्टिंग या फिर मैन्योरिंग से आप सॉइल का स्ट्रक्चर और फर्टिलिटी को तो इम्प्रूव करेंगे ही, बट आप सॉइल की जो पीएच है उसे भी मेंटेन करेंगे। देन डीप कल्टीवेशन ऑफ नर्सरी लैंड and by soil turning, plowing or spade and 2 to 3 subsequent hoeings। यानी कि टिलिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है जिसमें कि सॉइल के जो लूज़ किया जाएगा प्रॉपर डेप्थ पे सो दैट कि इम्प्रूव्ड एरिएशन हो और ड्रेनेज की फैसिलिटी भी प्रॉपर रहे। देन फाइन सीड बेड फ्री फ्रॉम weeds, clods एंड स्टोन्स, सो दैट कि जो जब भी आप टिलिंग का ऑपरेशन करेंगे तो एक सीड बेड की, अच्छे सीड बेड की प्रिपरेशन हो जो कि फ्री रहे वीड से, क्लॉड से और किसी भी प्रकार के स्टोन से। देन
सॉइल को जब हमने प्रिपेयर करना है तो उसमें FYM अप्रॉक्सीमेटली 2 kg और 500 ग्राम वर्मी कंपोस्ट पर मीटर स्क्वायर एरिया में ऐड करेंगे। देन अगर सॉइल आपकी हैवी है तो उसमें आप 2 से 3 kg सैंड भी मिक्स कर सकते हैं पर स्क्वायर मीटर एरिया के अकॉर्डिंगली। देन दिस इज अबाउट द सॉइल ट्रीटमेंट अगेंस्ट द पैथोजन। सो सॉइल स्टरलाइजेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जिसमें कि सॉइल को कवर किया जाएगा जहाँ पर भी नर्सरी को रेज करना है। सॉइल के को कवर करने के लिए आप पॉलीथीन शीट का यूज़ करेंगे। लगभग 5 से 6 वीक तक 200 गॉज की पॉलीथीन शीट के साथ कवर किया जाएगा नर्सरी के एरिया को। देन फॉर्मेलिन का ट्रीटमेंट किया जाएगा उस पर्टिकुलर नर्सरी एरिया में लगभग 1.5 से 2% तक, और फॉर्मेलिन ट्रीटमेंट करेंगे सोइंग होने से 15 से 20 दिन पहले, या फिर आप एप्लीकेशन ऑफ फंजीसाइड्स लाइक कैप्टान थीरम भी यूज़ कर सकते हैं एट द कंसंट्रेशन ऑफ 5 से 6 ग्राम पर मीटर स्क्वायर एरिया के अकॉर्डिंगली। सो इसी तरह से हम सॉइल की ट्रीटमेंट करेंगे अगेंस्ट द पैथोजेंस। देन अगर आपको सॉइल की ट्रीटमेंट करनी है अगेंस्ट इंसेक्ट तो फ्यूराडोन का यूज़ कर सकते हैं या फिर स्टीम ट्रीटमेंट। तो फ्यूराडोन लगभग 5 ग्राम पर मीटर स्क्वायर एरिया के हिसाब से यूज़ करेंगे पर्टिकुलर नर्सरी एरिया में। एंड स्टीम ट्रीटमेंट आप हॉट स्टीम को अप्लाई करेंगे लगभग 4 से 6 घंटे के लिए कॉन्टिन्यूसली उस एरिया में जहाँ पर पॉलीथीन शीट को से जो सॉइल है उसे कवर अप किया गया है। तो यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह से स्टीम ट्रीटमेंट दी जा रही है एक नर्सरी एरिया को। देन हाउ टू प्रिपेयर द नर्सरी बेड। सो सबसे पहले रेज्ड नर्सरी बेड एंड फ्लैट नर्सरी बेड। सो रेज्ड नर्सरी बेड की जो लेंथ रहेगी वो लगभग 3 से 5 मीटर होनी चाहिए, विड्थ 1 मीटर, हाइट 15 से 20 सेंटीमीटर, और जो स्पेस है 2 नर्सरी बेड्स के बीच का वो लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर रखेंगे सो दैट कि एक अच्छा नर्सरी बेड और रेज्ड नर्सरी बेड तैयार किया जा सके। देन सेकेंड आता है कि फ्लैट नर्सरी बेड। तो फ्लैट नर्सरी बेड उन एरियाज़ के लिए सूटेबल है जहाँ पर स्प्रिंग और समर सीजन में नर्सरी को रेज किया जाएगा। एंड नर्सरी के जो डायमेंशंस रहेंगे वो सिमिलर टू रेज्ड नर्सरी बेड के डायमेंशंस की तरह होंगे, जैसे कि यहाँ पे डायमेंशंस को बताया गया है उसी तरह से डायमेंशंस हमने फ्लैट नर्सरी बेड के लिए रखने हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है नर्सरी फ्लैट नर्सरी बेड्स में वो है कि वहाँ पर वाटर की स्टेगनेशन रेनी सीजन के टाइम ज़्यादा देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है नर्सरी रेजिंग के लिए। तो इस सिचुएशन में हमें बेड्स को रेज करना पड़ता है और बेड्स की जो डायरेक्शन है उसे भी चेंज करना पड़ेगा, यानी कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जब हम सोइंग कर रहे हैं और प्रिपेयर करेंगे नर्सरी बेड को ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, और जो लाइन सोइंग करेंगे नर्सरी की वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में करेंगे ताकि वाटर की स्टैग्नेशन से कोई भी प्रॉब्लम ना हो नर्सरी में और वाटर जो है स्टैग्नेट ना करे। देन हियर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ सीड्स एंड सीडलिंग्स एरिया पर हेक्टेयर। तो यहाँ पे वेजिटेबल क्रॉप्स को मेंशन किया गया है और उनके अकॉर्डिंगली सीड रेट को मेंशन किया गया है, और एरिया यानी कि टोमेटो का अगर हाइब्रिड को हम यूज़ कर रहे हैं नर्सरी रेजिंग के लिए तो लगभग 150 से 200 ग्राम सीड रेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी फॉर 75 to 100 मीटर स्क्वायर एरिया। एंड टोमेटो की अगर ओपन पॉलिनेटेड वेराइटी को यूज़ कर रहे हैं, ओपी मीन्स ओपन पॉलिनेटेड, देन द सीड रेट विल बी 250 to 300 ग्राम एंड एरिया रहेगा 100 से 125 मीटर स्क्वायर एरिया। देन ब्रिंजल के लिए 300 ग्राम सीड रेट और एरिया 150 मीटर स्क्वायर एरिया। चिली अगर हमें 75 से 100 मीटर स्क्वायर एरिया के बीच में नर्सरी को रेज करना है चिली क्रॉप की तो 500 से 600 ग्राम सीड रेट रिक्वायर्ड रहेगा। एंड सिमिलर फॉर द कैप्सिकम विच इज़ 100 लेस देन दैट ऑफ 500 विच इज़ 400 to 500 एंड एरिया 100 से 150 मीटर स्क्वायर। फॉर अर्ली कॉलीफ्लावर एंड मिड लेट कॉलीफ्लावर के लिए अर्ली कॉलीफ्लावर के लिए 700 ग्राम सीड रेट 150 to 200 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए, एंड मिड लेट कॉलीफ्लावर के लिए 400 से 500 ग्राम सीड रेट रिक्वायर्ड रहेगा लगभग 150 से 200 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए।
देन सिमिलर इज द केस फॉर कैबेज एंड नोल खोल के लिए 700 से 750 ग्राम सीड रेट, यानी कि कैबेज, कॉलीफ्लावर और जितने भी कोल क्रॉप्स है उसमें सबसे ज़्यादा सीड रेट आपको नोल खोल में देखने को मिलेगा और एरिया जो रहेगा वो 200 मीटर स्क्वायर एरिया रहेगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा सीड रेट जो है वो है नोल खोल का। देन अबाउट द अनियन, अनियन में 8000 से लेके 1 किलो सीड तक की रिक्वायरमेंट रहेगी। 8 किलो से लेके 10 किलो तक के सीड तक की रिक्वायरमेंट रहेगी लगभग 500 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए। सो हाउ टू बी सो द नर्सरी इन द सीड्स ऑफ द नर्सरी। सो सबसे पहले मेथड है ब्रॉडकास्टिंग मेथड, यानी कि अगर हम सीड बेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ब्रॉडकास्टिंग भी कर सकते हैं, बट ब्रॉडकास्टिंग से होगा क्या कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी सीड्स की, जिसकी वजह से जो जर्मिनेशन है या सीडलिंग की ग्रोथ है वो भी अनइवन रहेगी। इन केसेस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम डैम्पिंग ऑफ की देखने को मिलती है। तो अदर मेथड्स ऑफ सोइंग रहते हैं लाइन सोइंग, जो कि बेस्ट मेथड है सोइंग का, जिसमें कि डेप्थ रहेगी 0.5 से लेके 1 सेंटीमीटर, एंड देन सीड टू सीड सोइंग, सीड डिस्टेंस जो है वो लगभग 1 सेंटीमीटर, देन लाइन टू लाइन डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, जिसकी वजह से जो डैम्पिंग ऑफ की जो डिजीज़ है उसका जो प्रभाव रहेगा नर्सरी के ऊपर वो कम देखने को मिलेगा। और जब भी हम लाइन सोइंग करेंगे तो हमें पता रहेगा कि हम एक पर्टिकुलर सीड को एक सीड को लाइन सोइंग करेंगे, यानी कि ब्रॉडकास्टिंग में हम जब डायरेक्ट सोइंग कर रहे हैं तो हम नंबर ऑफ सीड्स की तरफ नहीं जा रहे, बट इसमें जो सीड रहेगा सीड की रिक्वायरमेंट भी कम रहेगी एज कम्पेयर टू ब्रॉडकास्टिंग मेथड। देन जब भी आपने नर्सरी को रेज कर दिया तो बात आती है कि कितने दिनों में नर्सरी जो है आपको तैयार होके मिल जाएगी, यानी कि कितना डेज लगेंगे जर्मिनेशन के लिए। तो यहाँ पर वेजिटेबल क्रॉप्स को दिखाया गया है और कितने डेज में जर्मिनेशन हो जाती है। लगभग 5 से 7 दिन में टोमेटो की जर्मिनेशन, ब्रिंजल की 5 to 6 डेज, चिली 7 to 8 डेज में जर्मिनेट कर जाएगा, कॉलीफ्लावर 3 to 4 डेज, कैबेज 3 to 4 डेज, देन नोल खोल 3 to 4 डेज, अनियन 7 to 10 डेज, केल 3 to 4 डेज, सेवॉय कैबेज 4 to 5 डेज, एंड celery took 10 to 15 days to germinate. Then about other vegetables like Brussels sprouts 3 to 4 days for germination, Chinese cabbage 3 to 4 days, sorrel 8 to 10 days, broccoli 3 to 5 days, and lettuce 4 to 5 days took for the seed germination. Then about the seed covering materials and its treatment, यानी कि सीड कवरिंग किस तरह से सीड को कवर किया जाए जब भी आप नर्सरी में रेज कर रहे हैं सीड्स को, एंड कौन सी ट्रीटमेंट की जाए जिससे कि आप नर्सरी को इंसेक्ट पेस्ट से बचा सकें। जब भी आप नर्सरी को रेज करें किसी भी पर्टिकुलर सीड पैड में तो एक मिक्सचर बनाइए सैंड, सॉइल और FIM का 1:1:1 की रेशो में, जिसे हम कवर करेंगे सीड्स को आफ्टर सोइंग। और जो सॉइल रहेगी या फिर इस तरह का जो मिक्सचर रहेगा उसमें 3 से 4 ग्राम थीरम या कैप्टान यूज़ कर सकते हैं पर केजी अकॉर्डिंग टू द मिक्सचर। देन यूज़ ऑफ मल्च, मल्च जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसमें कि सॉइल के मॉइस्चर को मेंटेन किया जाता है फॉर सीड जर्मिनेशन के लिए, सो दैट कि सीड की जर्मिनेशन जो है प्रॉपरली हो जाए, प्रॉपर टाइम पे हो। और सॉइल की जो मल्च रहेगी मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए, उससे हम सीड बेड्स को कवर करेंगे। और जो मल्च का मटेरियल है वो पैडी स्ट्रॉ, सरकंडा ग्रास और कोई भी ऑर्गेनिक मल्च अगर अवेलेबल है तो उसे यूज़ कर सकते हैं। देन आप सीड बेड्स पे जब भी एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को डेवलप होते हुए देखेंगे तो उस तरह की मल्च को आप केयरफुली रिमूव करिए, क्योंकि हो सकता है कोई भी वीड्स की या अदर क्रॉप की जर्मिनेशन उस सीड बेड में हो और जो कि सीड की जर्मिनेशन को हैम्पर कर सकता है। देन अदर इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस टू बी डन इन द नर्सरी रेजिंग, सो यूज़ ऑफ शेडिंग नेट, यानी कि आफ्टर जर्मिनेशन अब अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो हम जो सीड बेड है उसे कवर करेंगे लगभग 50% और 60% के शेडिंग नेट के साथ, जो कि ग्रीन ब्लैक कलर का हो सकता है और 60 to 90 सेंटीमीटर रहना चाहिए अबव द ग्राउंड, सो दैट कि एक सूटेबल सपोर्ट के साथ उस शेडिंग नेट को यूज़ किया जा सके। देन
वाटरिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और वाटरिंग यानी कि इरिगेशन डिपेंड करता है एक वेदर कंडीशंस में। सो अगर हम एक्सेसिव वाटर अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी सही नहीं है, उसकी वजह से जो क्रॉप है उसमें सडन रोग, जिसे कि हम डैम्पिंग ऑफ भी कहते हैं, वो स्टार्ट हो सकता है। सो लाइट और इरिगेशन करेंगे जब भी रिक्वायर्ड होगी नर्सरी को। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो हम ज़्यादा इरिगेशन, यानी कि अगर टेम्परेचर आपका ज़्यादा जा रहा है तो इरिगेशन की आपको उतनी ही इरिगेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू द लो टेम्परेचर। तो जो वाटरिंग करेंगे आप रोज़ कैन के थ्रू वाटरिंग कर सकते हैं। देन अबाउट द वीड कंट्रोल, नर्सरी में हो सकता है बहुत सारा वीड सीड्स की जो है वो मिक्सिंग हो, तो आपको टाइमली वीडिंग करनी पड़ेगी नर्सरी में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हैंड वीडिंग जो है बेनिफिशियल रहता है पर्टिकुलरली। यू कैन यूज़ द केमिकल्स, इवन स्टॉम्प को यूज़ किया जा सकता है 3 ml पर लीटर के अकॉर्डिंगली, अगर ज़्यादा सीड्स आपको ज़्यादा वीड सीड नर्सरी में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट स्टेप आता है थिनिंग, यानी कि जब भी आप क्रॉप में नर्सरी के लिए क्रॉप में देखने को पाएँ कि आपको एक वीक या डिजीज्ड, अनहेल्दी, इवन इंसेक्ट डैमेज्ड सीडलिंग अगर देखने को मिल रही है, तो उस तरह की सीडलिंग को आपको पुल आउट करना पड़ेगा, थिन करना पड़ेगा। और इसकी वजह से अगर आप थिनिंग कर रहे हैं तो ईजिली मैनेज कर सकते हैं नर्सरी को, जिसकी वजह से होगा क्या कि जो एक बैलेंस्ड लाइट और एयर का अमाउंट होगा हर प्लांट में प्रॉपरली रहेगा और फैसिलिटेट करेगा प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट को। हेल्थी नर्सरी क्रॉप के लिए आप फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं, लाइक यूरिया 0.1%। देन अबाउट द प्लांट प्रोटेक्शन, सम डिजीजेस और इंसेक्ट पेस्ट जो कि नर्सरी में देखने को मिल सकते हैं। फर्स्टली डैम्पिंग ऑफ, देन लीफ कर्ल, लीफ ब्लाइट, लीफ माइनर एंड बोरर। सो कंट्रोल रहेगा डैम्पिंग ऑफ के लिए सॉइल स्टरलाइजेशन। सबसे पहले मैंने बताया था कि किस तरह से सॉइल स्टरलाइजेशन और फॉर्मेलिन का ट्रीटमेंट किया जाएगा। इवन वी कैन गो फॉर द सीड ट्रीटमेंट। सीड का ट्रीटमेंट अगर आपको करना है तो कैप्टॉन और थीरम को यूज़ कर सकते हैं, लगभग 4 ग्राम पर केजी के अकॉर्डिंगली, या फिर नर्सरी सीड पैड्स की ड्रेंचिंग की जा सकती है 0.1% प्रासिकोल के साथ, या फिर 0.7% कैप्टान और थीरम के साथ। देन कंट्रोल ऑफ लीफ माइनर, लीफ माइनर को अगर कंट्रोल करना है तो मोनोक्रोटोफास या फिर मेटासिस्टॉक का यूज़ कर सकते हैं, उसका स्प्रे कर सकते हैं नर्सरी में लगभग 1.5 ml पर लीटर ऑफ वाटर के अकॉर्डिंगली। देन वी कैन ऑल्सो यूज़ 4% नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट, जिसमें कि हम नीम सीड्स जो कि 40 ग्राम नीम सीड को क्रश करेंगे, वाटर के साथ ऐड करेंगे एंड वी विल लीव इट फोर्टनाइट सो दैट कि नेक्स्ट मॉर्निंग में जब हम इसके एक्सट्रैक्ट को फिल्टर करें तो वो बेहतर हो यूज़ करने के लिए, लीफ माइनर को कंट्रोल करने के लिए। और इस तरह के लीफ एक्सट्रैक्ट को लगभग हम 1000 ml वॉल्यूम ऑफ वाटर में मिक्स करेंगे एंड देन वी विल गो फॉर द स्प्रे। नेक्स्ट आता है रेजिंग ऑफ वायरस फ्री सीडलिंग की रेजिंग कैसे की जाए। तो जितने भी आपको अफेक्टेड प्लांट्स जिनमें कि कर्लिंग, वाटलिंग, रोलिंग या पकरिंग देखने को मिल रही है, उस तरह के लीव्स को आपने अफेक्टेड लीव्स को पुल्ड आउट करना है। देन कंट्रोल करने के लिए सॉइल ट्रीटमेंट की जाए कार्बाफ्यूरॉन के साथ 5 ग्राम पर मीटर स्क्वायर एरिया के अकॉर्डिंगली। देन सीड की ट्रीटमेंट कर सकते हैं इमिडाक्लोप्रिड से, जो कि 2.5 ग्राम पर केजी सीड के अकॉर्डिंगली यूज़ किया जाएगा। देन जितने भी सीड पैड्स रहेंगे उन्हें आप एग्रोनेट के साथ शेडिंग कर सकते हैं, टनल लाइक स्ट्रक्चर बना सकते हैं सो दैट कि जो इंसेक्ट है उसका अटैक ना हो, कोई भी वेक्टर जो है वो क्रॉप को अफेक्ट ना करे। देन मेटासिस्टॉक्स और मोनोक्रोटोफॉस जो कि 1.5 ml पर लीटर और वाटर में जब आप यूज़ करेंगे लगभग 15 दिनों के जर्मिनेशन के बाद, और इस तरह का स्प्रे आपको लगभग 7 दिन के इंटरवल में करना पड़ेगा सो दैट कि आप वायरस फ्री सीडलिंग को रेस कर सके। देन जितने भी इन्फेक्टेड प्लांट्स रहेंगे उनको प्रॉपरली जो है डंप करना पड़ेगा सॉइल में एंड देन वी विल गो फॉर द बर्निंग। नेक्स्ट, जब आपका सीड जो है सीडलिंग की फॉर्म में तैयार हो गया है, देन आप हार्डनिंग करेंगे प्लांट की। किस तरह से नर्सरी में हार्डनिंग की जाएगी? हार्डनिंग का मतलब है कि जो टिश्यूज़ होंगे प्लांट्स के, सीडलिंग्स के, उन्हें आप इस तरह से फॉर्म बनाएंगे सो दैट कि वो किसी भी अनफेवरेबल कंडीशन में अपने आप को बेटरली ग्रो कर सके। तो इसके लिए सबसे पहले सीडलिंग्स को
आर्टिफिशियल शॉक दिया जाएगा 7 से 10 दिन पहले, यानी कि बिफोर अपरूटिंग और ट्रांसप्लांटिंग, जिसमें कि हम वाटरिंग को जो है वो इनहिबिट कर देंगे, यानी कि विदहोल्ड कर देंगे वाटरिंग को, इरिगेशन को लगभग 4 से 5 दिन पहले। देन टेम्परेचर को लोअर डाउन कर लेंगे और लगभग 4000 ppm NaCl सोडियम क्लोराइड का यूज़ करेंगे अलॉन्ग विद द इरिगेशन वाटर, या फिर आप स्प्रे कर सकते हैं 2000 ppm साइक्लोसेल। देन इफ़ेक्ट्स ऑफ हार्डनिंग क्या रहेंगे कि जब आप इस तरह के हार्डनिंग प्रोसीजर को यूज़ करेंगे तो क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो प्लांट के सेल हैं वो मॉडिफाई होंगे और अपने आप को रेजिस्ट करेंगे, सो दैट कि उनमें जो लॉस ऑफ वाटर है वो कम हो। देन हार्डनिंग की वजह से जो ट्रांसपिरेशन रेट है वो डिक्रीज होगा, और जिसकी वजह से जो प्रेजेंस ऑफ ड्राई मैटर है, बायोमास है, अकोमुलेशन है प्लांट में, वो ज़्यादा रहेगी। एंड देन रेट ऑफ ग्रोथ जो प्लांट में है वो इम्प्रूव्ड रेट ऑफ ग्रोथ देखने को मिलेगा। देन अबाउट द हार्डन प्लांट जो हैं वो बेटरली विदस्टैंड कर सकते हैं अंडर द अनफेवरेबल कंडीशंस, और हार्डनिंग प्लांट्स में एक वैक्सीन कोटिंग लीफ के ऊपर पाई जाएगी, स्पेसिफिकली कैबेज में। देन हाउ वी विल गो फॉर द ट्रांसप्लांटिंग ऑफ नर्सरी। सो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कौन से आवर्स में नर्सरी को ट्रांसप्लांट किया जाए, तो ऑलवेज चूज द इवनिंग टाइम और फॉलोड बाय इरिगेशन टू ट्रांसप्लांट द नर्सरी ऑफ एनी क्रॉप। देन नर्सरी जो है लगभग 4 से 6 वीक में, यानी कि 1 से 1.5 महीने में तैयार हो जाती है, एक्सेप्ट अनियन की नर्सरी जो कि लगभग 8 से 10 वीक्स में तैयार होती है। देन इट इज़ ऑल अबाउट द nursery raising, that how to raise a good vegetable nurserying, then how we will go for the hardening and transplanting, और किस तरह की सॉइल सिलेक्शन, कौन से बेड्स में नर्सरी को रेज करना है, किस तरह के जो सॉइल को ट्रीटमेंट करनी है, कैसे सॉइल की कवरिंग करनी है, जहाँ पे आपने नर्सरी को रेज किया है सॉइल सोलराइजेशन किस तरह से की जानी चाहिए एक हेल्दी नर्सरी को तैयार करने के लिए। सो इट इज़ ऑल अबाउट द वेजिटेबल नर्सरी प्रोडक्शन। Thank you everyone.